चलो भाई, तो जितने लोग क्लास में जुड़ गए, अभी तक क्लास में उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहले कोडिंग करते हैं। क्लास को कैसा पढ़ना है पहले ये बताओ। टॉप लेवल का पढ़ना है, शार्ट लेवल पे पढ़ना है या लॉन्ग लेवल पे पढ़ना है, पहले ये बताओ। शार्ट में पढ़ना है, लॉन्ग में पढ़ना है या टॉप लेवल का पढ़ना है? चैट करो। अब कुछ लोग टॉप बोल रहे हैं, टॉप प्लस लॉन्ग। आशीष बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं केवल टॉप, केवल लॉन्ग। चलो अब तुम लोग, यार मुझे धीरे धीरे देख रहा हूं, तुम लोग मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो भी गलत हो जाएगा। ये टॉप लॉन्ग करके टॉप को टॉप कर देते हो, लॉन्ग को लॉन्ग कर दे रहे हो, शॉर्ट को शार्ट कर दे रहे हो। आ गए आप? अच्छा, स्वागत करिए हमारा। राघव चड्ढा जी आ गए हैं। अभी लॉन्ग लेवल पे सो रहे थे ये तो कूलर चालू करके, तो स्वागत कर लीजिए हमारा। चलो आज के क्लास की, हाँ हर्ष भी हैं, दोनों लोग हैं, मुझे पता है। दोनों लोग एक ही जगह बैठ के आग लगा रहे हैं। आज की क्लास का कोडिंग करो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और केवल प्री के लिए, केवल मेंस के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जब YouTube पे जाता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म CHEM आता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री, अब तक इसके कितने लेक्चर हो गए हैं? 14। सही हूं क्या मैं? अब तक कितने लेक्चर हो गए हैं? लास्ट लेक्चर 14 था या 15 था? 14 ही था। एक बार क्लियर कर दो, पता चले कि मैं यहां कोडिंग गड़बड़ कर दूं, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, तो किसी को, बहुत से लोगों को तो आइडिया ही नहीं है कि 14 है कि 15 है। 15 था शायद। अरे शायद नहीं यार, शायद मत बोलो, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो, नहीं तो पता चले कि अब से पहले वाला जो लेक्चर था वो, हाँ 15 था यार, क्योंकि 14 पार्ट 2 हो गए हैं। ऐसा है क्या? हाँ 14 पार्ट 2 हो गए हैं, लेक्चर 15 हो चुका है। सही बात है। थंबनेल में, चलो तो लेक्चर नंबर ये रहेगा 16 लेक्चर आज का है। देखो हम लोग जो अपना लक्ष्य बोलते हैं कि बार बार फीस और समय लगाकर पढ़ने से बेहतर है एक बार गुणवत्तापूर्ण पढ़ लिया जाए, उसी को दूसरे भाषा में, तुम लोगों की भाषा में बोल सकते हैं क्या कि बार बार शार्ट में पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार लॉन्ग में पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमको जीएस लेवल पे पढ़ने का। तो लेक्चर नंबर 16 आज का लेक्चर है। अब तक 15 लेक्चर हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आप 15 लेक्चर पूरा देखें, बहुत कुछ समझेंगे साइंस के बारे में, और दूसरे सब्जेक्टों के लिए भी इसमें काम आएगा आपको। देखो मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि केवल उस सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि ये अंतर विषयक नॉलेज का खेल है पूरा। पीएससी चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, तो दूसरी चीजें भी कनेक्ट होती रहें आपके साथ, दूसरी चीजों में भी उसकी जरूरत पड़े। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 16, और लेक्चर नंबर 16 का टॉपिक क्या है? लेक्चर नंबर 16 का टॉपिक है अणु और परमाणु। देखो मैं अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करता हूं जिससे आपको समझ में आए। अणु और परमाणु 15 लेक्चर के बाद हमने पिक्चर में लाया अणु और परमाणु। अब बात यह आती है कि अणु और परमाणु
क्या हमको पढ़ना चाहिए जीएस के लेवल पर? तो एकदम पढ़ना चाहिए। पहली बात तो कि एकदम बेसिक मौलिक सिद्धांत है ये, और ये सिलेबस मेरे पास है। आप सिलेबस में प्रीलिम्स में तो बोल दिया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जिसका मतलब क्या क्या हो सकता है समझना सोचना टफ काम है। लेकिन मेंस में अगर हम चले जाएं बहुत कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेंस में जितना दिया है कम से कम उतने का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मेंस का पेपर 3 एमपीपीएससी का सिलेबस में लिया हूं, बाकी किसी भी राज्य पीएससी का लोगे तो साइंस का वेटेज उतना ही है। जो यूपीएससी है उसमें मेंस में साइंस का है तो सिलेबस में लेकिन वेटेज, लेकिन वो पूछता नहीं है, लंबे समय से रूठा हुआ है, साइंस से नहीं पूछता, पहले पूछता था। तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, तीसरे पॉइंट पर इकाई 2 पेपर 3 का इकाई 2 में बोला है क्या, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन, इतनी बातें बोला है। तो हम ये सारी बातें पढ़ेंगे इसमें, मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, जो फैक्ट रहेगा वो प्रीलिम्स का इसमें डाल देंगे। तो अणु और परमाणु हमको पढ़ना है, फिर संरचना वगैरह ऐसे टॉपिक हम बनाएंगे। अभी हमारा टॉपिक है अणु और परमाणु। फिर वही बात कि कहाँ से पढ़ें इसे, मुझे आपको पढ़ा के पास नहीं करना है, पहले से ही मैं बोल रहा हूँ। हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा के एग्जाम क्रैक नहीं कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाना सिखा के एग्जाम क्रैक करा सकता हूँ। तो पढ़ना कैसे है वो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले कि कहाँ से पढ़ें इसको, तो एमएससी बीएससी से नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है वही क्लास 9th की एनसीईआरटी। ये आपका होमवर्क भी है, इसको रखिएगा, क्लास 9th की एनसीईआरटी। और इस क्लास 9th की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर को एक साथ हम इसमें मिलाएंगे, 2 चैप्टर को एक साथ मिलाएंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। एक का नाम क्या है? अणु और परमाणु, यही नाम है एक का तो। और दूसरे का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है मेंस में, और केवल मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, प्रीलिम्स में भी ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, विज्ञान का मौलिक सिद्धांत, रसायन विज्ञान में आएगा ये, परमाणु की संरचना। इन 2 चैप्टरों को आपको पढ़ना है और इन 2 चैप्टर पर आधारित हमारा लेक्चर रहेगा। लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक है। जैसे ही लेकिन आ जाता है थोड़ा अजीब सी बात लगती है। क्यों लेकिन यहां पे मैं क्यों लगा रहा हूं कि जो 2019 का मेंस था, पुराने पेपर इतने आवश्यक हैं देखना। हम लोग अभी क्वेश्चंस आंसर पे एक लेक्चर करेंगे, कल वाला देखेंगे तो उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आया हुआ है क्या, जेल क्रोमेटोग्राफी। मेंस में आया है जेल क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन जेल क्रोमेटोग्राफी उसने पूछा है। वो बात अलग है कि वो 3 नंबर में ही भले ही पूछा है, लेकिन 3 नंबर में पूछा है तो जरूरत नहीं कि वही रिपीट करे। रिपीट तो करता भी है ये, आप जाकर देखोगे 2014 में या 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं उसको होम पेज। और वही 2018 या 2019 में भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, तो रिपीट भी कर देता है पीएससी। दूसरी चीज, हमें उसकी मानसिकता पकड़ में आती है। तो आप जाके देखोगे 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, बोर का मॉडल पूछा है 6 नंबर में। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। अब तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही नहीं है। देखो, अगर इस लेक्चर को मैं जो आप लोगों को यहां पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवा रहा हूं, तो जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं वो अपने संबंधित पीएससी, अगर किसी अन्य राज्य की पीएससी देख रहे हैं तो वहां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जरूर मिलेंगे। तो 6 मार्क्स का दिया था बोर का मॉडल। अब मैं यहां पे लेकिन क्यों शब्द लगा रहा हूं? लेकिन इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आप 9th का चैप्टर 3 पढ़ लें, चैप्टर 4 पढ़ लें, तो इन दोनों में कहीं भी आपको बोर का मॉडल मिलेगा नहीं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको लेवल रखना है कहां तक का, कम से कम 12th तक की बेसिक चीजें। डेरिवेशन नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट कुछ काम का जो सिलेबस में है वो समझना है।
तो ये 2019 में बोर का मॉडल पूछा, और ये न तो 9th की क्लास में, 9th क्लास के चैप्टर 3rd में है, और न ही 9th क्लास के चैप्टर 4 में है। आप तो NCERT डाउनलोड करके देख लेना, इसको पढ़ना भी है, आपको होमवर्क है, इन दोनों में कहीं नहीं है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो बोर का मॉडल पूछा है, जरूर कि बोर का मॉडल ही फिर से पूछ ले, तो एक दो और जो एक्स्ट्रा रहेंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले कोई नई टॉपिक शुरू होती है तो उसको समझना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लूसेंट की किताब पहले से ही यहाँ रख दिया था आपको बताने के लिए। देखो, लूसेंट की किताब का 101 पेज पर इन सब के बारे में बताया हुआ है, परमाणु अणु के बारे में। तो इसमें जाके देखोगे तो इन्होंने बहुत कुछ बातें कर दिया है, जरा सा में थोड़ी सी चीज़ों में बहुत कुछ बात कर दिए हैं। इन बातों को डायरेक्ट हम देखो, परमाणु संरचना इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत क्या है, उसके बाद और परमाणु सिद्धांत के बारे में कई जगहों पे बताया है। इवन अफबाऊ का नियम बताया है इलेक्ट्रॉनों में भरने का। बोरबरी की योजना भी इन्होंने बताया है, इन्होंने बोरबरी की योजना को भी बता रखा है। तो ये बहुत से बच्चे यूज करते हैं। लूसेंट में भी है, और ये बोलता है कि हर एक एग्जाम के लिए है। इसके आगे देखोगे तो ये बोलेगा कि क्या है, ये स्टेट PSC के लिए भी है, UPSC के लिए भी है, वनडे एग्जामों के लिए भी है, ये भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली जब ये 9th और 10th में है ही नहीं तो कहाँ 11th से है। तो हमें कुछ और जो इससे जुड़ी हुई कुछ मॉडल रहेंगी जो हमारे सिलेबस में, जैसे बोला है कि परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना से जो भी मॉडल होंगे वो पढ़ेंगे। संयोजकता आपको इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ा रहा था, उसमें भी संयोजकता की जरूरत पड़ रही थी। परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले एजेंडा समझ में आ गया कि एग्जाम में हमें पढ़ना क्या है। और ये जो पढ़ाई होगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलेगी, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। ठीक है, तो आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है, अणु और परमाणु। अणु और परमाणु नाम का ये जो चैप्टर है अभी कई लेक्चरों तक चलेगा, कम से कम मान के चलो, कम से कम 3 लेक्चर तो चलेगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन समझ में आपको पूरा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल लिख ले रहे हैं कॉपी में, ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, लेक्चर की कोडिंग कर ही लिए हैं आप, और आगे कहानी बढ़ाता हूं। देखो, जब भी कोई टॉपिक शुरू करो तो उसके पहले समझ लो कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। और भी क्वेश्चन रदरफोर्ड का आ जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आ जाएगा, बोरबरी का नियम ही थोड़ी नहीं बार बार पूछ लेगा। बोर का मॉडल क्या था पूछ ही लिया है 6 नंबर में। तो हमें इसको ढंग से पढ़ना है। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस में भी आएंगे, आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आए, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आना ना आना ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो जितनी आवश्यकता है उतना कम से कम हमको पढ़ना जरूर चाहिए, वो हमारे हाथ में है। तैयारी पूरी होनी चाहिए जीत की, बल्कि 2 कदम ज़्यादा होनी चाहिए। शॉर्टकट में, आप लोगों की भाषा में शॉर्टकट में तैयारी नहीं होनी चाहिए कि जब जाएं एग्जाम देने तो पता चले कि सब सरप्राइज ही सरप्राइज दिख रहा है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो एग्जाम में कर लें। फिर बाहर निकल के आते हैं तो बोलते हैं पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, रो रो के आंखों से आंसू गिर रहा है और बोलते हैं कि पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। सच कहें तो भगवान ने नहीं किया है, आप ही किए हैं। लेकिन आप उस दिन बोलते हैं कि मेरी किस्मत में तो गम लिखा ही नहीं था, गम उनके बनाए हुए हैं, है ना एक बड़ा बढ़िया गाना कि मेरी किस्मत में तो गम लिखा ही नहीं था, गम उनके बनाए हुए हैं। तो गलत है, उनके बनाए हुए नहीं हैं, आपके ही बनाए हुए हैं। पहले शॉर्टकट में बनाते हो और लॉन्ग कट में फिर रोते हो। टॉपिक पे आते हैं। तो ये कौन है? अरे भैया, मैं, यही तो दिक्कत है कि जब अच्छी बातें बताओ किसी को तो तुम लोगों को बुरा लग जाता है। अच्छी बात बता रहा हूं तो तुम लोग बोलोगे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस गलती की सजा दिया जा रहा है। यही तो समझा रहे हैं कि शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ, शॉर्टकट का रास्ता आपको तंग करेगा।
शॉर्टकट नहीं। आप चीज़ों को 1 सवा साल 1 महीने की पढ़ाई से एग्जाम निकल जाएगा क्या? निकल गया तो वो होगा, कुछ बनाया होगा किसी ने किस्मत। अरे जो आपने बोले हैं उसी कारण बोल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर मैं थोड़ा गलत समझ गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम ये नहीं बोलेंगे कि मेरी किस्मत में गम लिखा ही नहीं था। गम तो उनके बनाए हुए हैं। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और क्लास की शुरुआत सबसे पहले होगी परमाणु से। क्लास की शुरुआत आज थोड़ी ज़्यादा बात हो गई, अगली क्लास नहीं है तो थोड़ा डर नहीं है समय का। हाँ खैर ऑफलाइन तो है ही, लेकिन अभी काफ़ी समय है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु का। परमाणु, एटम। देखो इसके पहले क्लास मैंने आपको द्रव्य पढ़ाया। द्रव्य क्यों पढ़ाया? द्रव्य के प्रकार सारी चीजें इसलिए पढ़ ली कि वहां हमको आइडिया रहे। अगर वो आइडिया नहीं है तो अचानक अणु परमाणु भी फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्रम से पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु का। तो परमाणु के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में पहले चलेंगे कि परमाणु क्या है। देखो लोगों को ये तो लग गया कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ है तो व्यक्ति की उत्सुकता हमेशा ये रहती है जानने में कि आखिर में वो कौन सा ऐसा छोटा से छोटा पदार्थ है जिससे ये बाकी सारे कण बने हुए हैं। जनरल तरीके से आप एक बात ज़रूर समझ लो कि ऐसा कहा जाता है कि जो सजीव होते हैं, सजीवों की सबसे छोटी, पढ़े होंगे आप लोग, सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बायो में मैंने पढ़ाया है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है। यहां नहीं करेंगे, बस एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि जितने भी सजीव हैं उनके संरचनात्मक और क्रियात्मक जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा कोई कण है, आप बोल लो सबसे छोटी जो इकाई है, उस छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अब ऐसा नहीं है कि कोशिका विभाजित नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर क्या है? कोशिकांग है। कोशिका के अंदर कोशिकांग है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, कितनी चीजें हैं। लेकिन देखो ये इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपको बात समझ में आने लगे। लेकिन कोशिकांग जो है उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को अकेला निकाल दिया जाए तो वो काम नहीं करेगी, या एक माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर का निर्माण कर दे, ऐसा संभव नहीं है। एक कोशिका जो है पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। ऐसा हमने बायो में पढ़ा है कि एक ही कोशिका बनती है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसमें स्पर्म और ओवा, अंडाणु और स्पर्म एक साथ मिलते हैं, निषेचित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तो एक ही सिर्फ कोशिका बनती है जिसको जाइगोट या भ्रूण बोलते हैं। और वही विभाजित होते होते एक विभाजन, 2 विभाजन, 4 विभाजन, इस तरीके से विभाजन होते होते अंततः वो एक बच्चा का रूप धारण कर लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एकदम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है वही, उसके बिना कोशिका मजा नहीं आएगा, कोशिका काम नहीं कर पाएगी ढंग से। लेकिन अगर हम चाहें कि कोशिकांग में से माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम शरीर का निर्माण कर दे, यह संभव नहीं है। और निर्जीवों के लिए जब यही बात की जाती है भैया, ये साइड में कहीं दिमाग में रखिएगा, कभी कोई पूछे तो बताइएगा। निर्जीव पदार्थों के लिए अगर हम बात करेंगे तो ठीक यही बात, क्रियात्मक, संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको हम परमाणु बोलते हैं। थोड़ा सा बेस लेवल पे चल रहे हैं कि आपको इधर की बात थोड़ी समझ में आएगी, इतनी बात तो आप जानते भी होंगे। निर्जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई परमाणु है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि परमाणु विभाजित नहीं होगा। अभी हम देखेंगे यहां पर, इसकी इतिहास से शुरू करते हैं कहानी। तो परमाणु आज हमको पता है कि विभाजित हो पाएगा। परमाणु में
दो तीन नहीं, तीन तो हमको मूल कण पता ही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत से कण आज ढूंढ लिए गए हैं। तो ये विभाजित तो हो सकता है, विभाजित लिख दिया हूं बट ठीक है, थोड़ा बहुत आप समझदार लोग हैं, समझ जाएं, विभाजित तो हो सकता है, लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। पदार्थ क्या है पीछे के लेक्चर में जाकर पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो अकेले इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ नहीं बना सकता, अकेले प्रोटॉन कोई पदार्थ नहीं बना सकता, अकेले न्यूट्रॉन कोई पदार्थ नहीं बना सकता। एक अपवाद है जहां हम देखेंगे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, वो भी हम यहां देख लेंगे। लेकिन जनरल आप समझिए कि परमाणु ही जुड़ जुड़ के क्या कर सकता है, एक पदार्थ बना सकता है। जैसे कि कोशिका जुड़ जुड़ के विभाजित हो के क्या बना सकती है, एक सजीव का शरीर बना सकती है। तो इन दो बातों को आप दिमाग में जरूर रखें। और अब हम परमाणु पर आते हैं, एकदम सतही लेवल से समझेंगे, डीप लेवल से नहीं। डीप लेवल का हमें जरूरत ही नहीं है, डीप बोलना शब्द बंद कर दो, सतही चीजों के लिए डीप शब्द प्रयोग मत किया करो। तो 9th क्लास का जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 तो उसमें मिलेगा। मैं थोड़ा सा उसको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में संभव है कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो जब लोगों को यह लगा कि पदार्थ बना ही है, तो यार वो पदार्थ में कौन सा ऐसा कण है जो सबसे छोटा है, उसके द्वारा ही सब कुछ बना हुआ है। और ये काम तो आज तक किया जा रहा है। आपको पता है सर्न प्रयोगशाला जो है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर टनल बनी हुई है नीचे, उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हिग्स बोसॉन नामक कण का खोज हो रहा है, ढूंढ रहे हैं लोग उसको, जिसको गॉड पार्टिकल का भी नाम दिया गया है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग कभी बात करेंगे। सर्न, हाँ CERN, सर्न, ठीक है, बताया हूं आप लोगों को पहले, और इस पर कभी और बात करेंगे। मतलब हमारी उत्सुकता अगर न रहे कुछ जानने की तो हम थोड़ी नहीं आज इतना आगे बढ़ पाते। आज बाइक पर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं, अब तुम लोग मेरी भी हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमारी उत्सुकता का परिणाम है, हमारे ढूंढने का, हमारे आगे बढ़ने का परिणाम है। तो अपने दिमाग को भी क्या करना है आपको। ये कुछ बोल रहे हैं जेनेवा में, नहीं केवल जेनेवा में नहीं है भैया, उसका मुख्यालय हो सकता है। ये नीचे टनल बना हुआ है, तो केवल स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर लगभग है, ये मुख्यालय जेनेवा में हो सकता है सर्न का। खैर वो देख लीजिएगा आप। टॉपिक पे आए हम। तो उत्सुकता अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी, इसलिए तो मैं पढ़ाते समय तुम लोगों को क्वेश्चन मार्क लगवाता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन मार्क आएगा ना तो हमारा दिमाग क्या करेगा, सोचने लगेगा। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो दिमाग उसको डिलीट व रिसाइकल बिन में डाल के भूल जाएगा। सोचना सीखो। अगर हमने उत्सुकता जानने का प्रयास नहीं किया होता इतना, तो आज जो स्थिति हमारी है ऐसा नहीं होता। आज भी वही बसंती के तांगे पर घूमते, बसंती के तांगे पे बैठ के राजवाड़ा पहुंचते 4 घंटे में। टॉपिक पे आए तो परमाणु के बारे में सबसे पहले हम बात करें, अगर हम पहले थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे कि परमाणु है क्या। बेसिक तो हमने बताया ही आपको। मैं एकदम सतही लेवल से चलूंगा, जैसा 9th क्लास में छोटी क्लास से चीज़ें उठा के और फिर एक लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो इतिहास में 2 तरीके से हम चलेंगे। एक तो भारतीय इतिहास की बात करेंगे, भारतीयों का भी इसमें योगदान है, और दूसरा हम लोग करेंगे किसका, यूरोपियों का, यूरोपीय दार्शनिकों की बात करेंगे। देखो दार्शनिक मतलब क्या, जो सोचे आखिर में आत्मा क्या है, किस कण से बना है शरीर, किस कण से बना है ये सारे पदार्थ। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पूरा सिलेबस ही होता है वो। यूपीएससी में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आजकल काफ़ी लोग लेते हैं इसको। तो भारतीय अगर हम विद्वानों को देखें तो आज से ये दोनों की बात लगभग कब की है, 400 ईसा पूर्व है। अब देखो यहीं पर ये बात बिगड़ जाती है कि हम 6ठी क्लास से ईसा पूर्व सुनते हैं, बीसी सुनते हैं, हमको पता नहीं रहता। तो इसलिए कल आप लोगों को, अरे यार लाइट चली गई, लाइट चली गई थी तो थोड़ा दिक्कत हो गया, क्या कर सकते हैं, बिजली भी बहुत परेशान करती है यार। अभी सब ठीक है, हैंड रेज करो, अभी सब ठीक है क्या।
चलो भाई, तो थोड़ी लाइट चली गई अभी, बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। बिजली से बड़ा दिक्कत है यार, पता नहीं क्यों बिजली से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। हर्षवर्धन कुछ करो यार इस बिजली का, हर 2 दिन में 1 दिन परेशान कर देती है यार ये बिजली। तो चलो अभी तो सब ठीक है ना, अब बिजली पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं है ना, बिजली अनकंट्रोल है तो बीच बीच में चली जाती है, अब क्या करें, लगा दो यार लगा दो। चलो टॉपिक पे आओ। तो परमाणु के इतिहास की हम बात करें तो 400 ईसा पूर्व BC कल यूट्यूब पर एक लेक्चर डाला गया है, उसमें आपको जरूर देखना चाहिए, और यूट्यूब पर उसको डाल दिया हूं मैं, मतलब कि आपके छोटे भाई बहन जो भी हों, पढ़ाई कर रहे हो, बस पढ़ाई करने चाहिए जिनको, जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं उनको जरूर भेजना आप, चाहे वो 6ठी क्लास में हो 8वीं क्लास में हो, उनको दिखाओ कि उनको कम से कम ये तकलीफ ना रहे जो आज हमारे साथ हो जाती है। तो BC 400 ईसा पूर्व, कई जगहों पर 500 मिलेगा, तो ये आपको पता है कि प्राचीन इतिहास में कई बार डेट्स में समस्या होती है, तो कहीं 400 BC होगा, कहीं 500 BC होगा। तो 400 ईसा पूर्व क्या हुआ, लगभग उसी टाइम पर हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद साहब ने एक दर्शन दिया, और जिस दर्शन का नाम था क्या, वैशेषिक दर्शन। टेंशन मत लो, प्रीलिम्स वालों को लग रहा होगा कि ये दर्शन क्या बोल रहे हैं, समझा रहा हूं, थोड़ा पहले ये बात समझ लो। वैशेषिक दर्शन नाम का एक दर्शन दिया, और इस वैशेषिक दर्शन में इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत बताया। परमाणुवाद का सिद्धांत बताया, परमाणुवाद का सिद्धांत बनाया। बाद में चल के इन्हीं के आसपास या इनके ही समय में एक और व्यक्ति थे, बट उनका नाम अभी हम थोड़ा रुक के लेंगे। यूरोपियों में क्या था, तो ग्रीक, आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें ग्रीक से ही निकल के आती हैं, और कारण यह है कि जो आधुनिक विश्व रहा है उसमें यूरोप के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा रहा है। और मैं बार बार बोलता हूं कि इतिहास या कोई भी चीज़, सत्ता उसी की चलेगी जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा। जैसे आप लोग बोल देते हो ना कि अगर मना भी करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, क्लास तो लगेगी ही। तो जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से काम करेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से ही करे। शिवा बाबू को लोकतांत्रिक का मतलब ज़्यादा पता है। तो ग्रीक जो देश है, यहाँ के एक फिलोसोफर था, दर्शन शास्त्री था, ग्रीक दर्शन शास्त्री था, विद्वान बोल लो अभी दर्शन शास्त्री से तकलीफ हो रही हो तो, जिसका नाम क्या था, डेमोक्रिटस कहीं लिखा है, कहीं डेमोक्रेटिस लिखा है। एनसीईआरटी में भी इनका उल्लेख है, इसलिए मैं कर रहा हूं। डेमोक्रेटिस, कुछ लोग कई जगहों पे डेमोक्रेटिस लिखते हैं, तो अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, नाम एक ही है, डेमोक्रेटिस। ये एक विद्वान था, दर्शन शास्त्री था। लगभग उसी समय पर उसने क्या किया, इन दोनों ने लगभग एक ही जैसी बातें बताया। इन दोनों ने क्या बताया कि कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ को तोड़ो, इस पदार्थ को तोड़ते रहो तब तक तोड़ो कि कोई एक ऐसा कण हमको न मिल जाए जिसको तोड़ना हमारे लिए संभव हो ही नहीं। अब देखो, दर्शन में ये सोच रहे थे, कितना बुद्धि लगा रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे। प्रैक्टिकल का कोई आज तक साक्ष्य नहीं मिला है कि ये लोग प्रैक्टिकल करके बताए थे। अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि लोग प्रैक्टिकल भी करते थे, बट कितना सोचे हैं बात को, वैसा ही चीजें हुई हैं लगभग। तो इन्होंने बोला क्या कि पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद उसके जो एक कण मिलेगा उसको तोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। दोनों एक ही जैसी बातें बताए। इनको तो कहा जाता है कि महर्षि कणाद साहब ने क्या किया था, चावल लिया था। अब ये देखा नहीं हूं मैं जाके, बट पढ़े हैं तो चावल, और ये आदमी चावल को चबा चबा के देखता था, चबाया मुंह में
उगल दिया, देखा कि कितने छोटे छोटे हो गए, लगा कि अरे यार अभी उतने छोटे नहीं हुए, फिर मुंह में डाल लिया, फिर चबाया, फिर बाहर निकाला। गजब का आदमी था, ऐसा कर करके उसने चावल का एक ऐसा कण निकाल लिया, बोला कि बस अब यही क्या है, इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो यही क्या है, परमाणु है। इसी का नाम क्या उन्होंने दे दिया, परमाणु। तो इन्होंने दोनों ने क्या बताया, आप डायग्राम ऐसे ही कॉपी में बनाओगे, लिखने वाला काम बहुत ज़्यादा बोल के आज है नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को ऐसे ही लिखोगे, पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो, पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो, जाहिर सी बात है अपने भाषा में बोला होगा, हम उसको हिंदी में लिख रहे हैं। पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो उसका अंततः उसमें एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। केवल देख रहा है कोई पार्क में बैठ के तो पढ़ाई का मतलब नहीं है, उससे बढ़िया आप सो जाके पार्क में घूम ही लो, साथ साथ चलना है, समय बचाना है। जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग सोचेंगे रिकॉर्डिंग मिलेगा उसी में देख लेंगे, उसी तब लिखेंगे, अभी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं, लिखते चलना है। दूसरी बार जब देखो तो स्पीड बढ़ा के देखो, दूसरी बार देख रहे हो स्पीड, क्योंकि लिखा हुआ है, स्पीड को 1.5 पे कर लो, 1.7 पे कर लो, 1.5 घंटे की क्लास 45 मिनट में, 40 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो अंततः उसमें एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। अब क्या हुआ देखो, इन्होंने ये बात बताया, अब नाम क्या रखे ये लोग। तो मेरे पास नीचे यहां दिख रहा है जगह, इसके जस्ट नीचे एरो बना के लिख लो कि पदार्थ के इस अति सूक्ष्म अविभाज्य कण को, पदार्थ के इस अति सूक्ष्म, सोर्स एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, पदार्थ के इस अति सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण को आज अविभाज्य नहीं रह गया है, इसलिए शुरू में बता दिया पहले आपको मैं, अभी इसका परिभाषा, आज का परिभाषा दूंगा। पदार्थ के इस अति सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण को नाम दोनों ने अलग अलग तरीके से दिया। मैं नीचे लिखूंगा, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो मैं ऐसे एरो लगा के इधर आता हूं, आप नीचे ही कर लीजिएगा। इन दोनों ने अलग अलग नाम दिया। जो कणाद साहब थे, कणाद बाबू थे, बिहार में बाबू बोलते हैं अक्सर सम्मान से, तो कणाद बाबू ने बोला कि ये परमाणु है, ये परमाणु है। और इन्होंने बोला क्या इसको, कि ये परम वा गुटे है, परम वा गुटे। वैशेषिक दर्शन सुने होंगे आप, नहीं सुने होंगे, थोड़ा सा मैं तो बेसिक परिचय दूंगा ही, नाम दे दिया हूं। तो परम वा गुटे मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, संस्कृत शब्द है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस बात को कणाद बाबू ने बोला परमाणु, और बोला कि ये परम वा गुटे है। तो परम वा गुटे, देखो कई बार तो अगर ढंग से परमाणु नहीं पढ़ोगे तो बहुत से लोग परमाणु और अणु पढ़े हुए हैं, लेकिन वो परम वा गुटे नहीं हो पाए हैं, वो लोग परम वा लूटे हैं, ठीक है ना, परम वा लूटे हैं, क्योंकि चीज़ों को ढंग से पढ़े नहीं हैं। क्रम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और क्रम से पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखो अब ये जो परमाणु है, इसको तो इन्होंने परमाणु नाम दे दिया। इसने क्या किया, इसने बोला कि इसका नाम रहेगा एटम, इसने बोला कि इसका नाम रहेगा एटम। और एटम शब्द जो है किससे बना हुआ है, तो आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी होमवर्क दिया हूं उसी में दिया हुआ है, एटोमियो से बना है। गजब का नाम है, देखो ए दिख रहा है ना यहाँ, ए और यहाँ है टोमियो,
टोमी किसी का नाम हो, टोमियो, ठीक है, ए टोमियो, ए मतलब क्या, कैन नॉट, ए मतलब कैन नॉट, और टोमियो मतलब होता है क्या, कट। कुल मिला के जिसे काटा नहीं जा सकता, या हम बोल सकते हैं क्या, अनकटेबल, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं अनकटेबल। अनकटेबल नहीं बोलना है तो आप बोल दो इन, क्या बोल सकते हैं, डिवाइड को बोल देंगे क्या, नॉन डिविजिबल ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, आप लिख दो इसको नॉन डिविजिबल, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नॉन डिविजिबल। तो देखो ये दोनों एक ही साथ, मतलब एक ही समय यूरोप में ये काम कर रहा था, तो लगभग उसी के आसपास, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, बट 400 ईसा पूर्व में ही दोनों को बताता है। तो इधर यूरोप में, हमारे देश में, भारत में कणाद साहब इस पे सोच रहे थे, और इधर सोच रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था डेमोक्रेटिस, और दोनों देखो कितना सिमिलर सोच रहे थे, दोनों एक ही जैसी बात सोच रहे थे, और दोनों ने एक ही जैसा नाम भी दे दिया। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भारतीय एक और व्यक्ति आया जो एनसीईआरटी में है, उनका नाम ले रहा हूं मैं, बाकी अपने को पूरी महाभारत नहीं करनी है इसमें। एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था पकुधा कात्यायन, नाम सुने होंगे आप लोग, पकुधा कात्यायन। कात्यायन कई लोग हैं, पकुधा कात्यायन, ये भी एक दार्शनिक विचारक थे, सोचने वाले थे, खा पी के नहा धो के छत पे बैठ जाते थे धूप में, और आंख बंद करके बढ़िया सोचते रहते थे कि क्या क्या है, क्योंकि ये लोग पुष्टि तो करते नहीं थे, क्योंकि इन लोगों के पास प्रयोगशाला, लैब में ये लोग जाके इस बात को पुष्ट करने का प्रमाण तो कहीं हमको इतिहास में मिला नहीं है, लेकिन सोचना कितना बड़ी बात है कि सोचते थे ये। पकुधा कात्यायन, इन्होंने क्या बताया, यही बात बताया, बट थोड़ा सा उन्होंने बताया कि यार अगर ऐसा है तो पक्का है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता होगा। देखो इसने सोचा क्या कि अगर हर एक पदार्थ परमाणु से बना है, और परमाणु ऐसा है कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो बहुत छोटा कण है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में, अर्थात अकेले नहीं रहता होगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता होगा, 100% ये समूह बनाकर रहता होगा, कॉलोनी में रहता होगा। ये अकेले जाके राजस्थान में जाओगे तो ढाड़ी नाम सुनोगे, ढाड़ी, मैं भी वहां रहने के बाद ही सुना। ढाड़ी मतलब क्या, गांव में कोई खेत, गांव में जो खेत है उसमें अकेला कोई घर बना लिया, तो गांव से दूर एक घर बना लिया अकेला, ढाड़ी। वैसे ही ये परमाणु ढाणी में नहीं रहता, परमाणु क्या करता है, गांव में ही रहता है, समूह बनाकर रहता है, आगे हम देखेंगे। बट ये कल्पना देखो कितनी मजेदार कल्पना किया है पकुधा कात्यायन नाम के दार्शनिक ने, कि अगर ऐसा होगा तो पक्का है कि परमाणु यार स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहना चाहिए। हम आज की कहानी देखेंगे कि स्वतंत्र रहता है नहीं रहता है अलग बात है, स्वतंत्र तो नहीं रहता होगा, आप लोग पूरा लिखिएगा जिससे बाद में समझ में आए। पकुधा कात्यायन साहब ने कहा, और ये आपके एनसीईआरटी में इनका नाम लिया हुआ है तो हम भी ले लिए। अब इधर एक और व्यक्ति था, उसने भी इसमें थोड़ा सा 4 नहीं तो कम से कम 3 चांद तो लगा ही दिया, और उसका भी नाम आपके उसमें दिया हुआ है ल्यूसिपस। ल्यूसिपस उसका नाम रखा गया है, देखिएगा आप, ल्यूसिपस या लियूसिपस, हाँ यही है लियूसिपस, कई जगहों पे किताबों में लियूसिपस लिखा हुआ है, लियूसिपस एक ही व्यक्ति है, ये भी दार्शनिक है, इन्हीं लोगों के समय के आसपास रहे हैं ये भी, और इसने इन्हीं की बातों में वो बस बोल दिया हाँ हाँ भाई साहब सही बोल रहे हैं। होता है ना कई बार ऐसा कि जिसके पास सत्ता रहती है, जिसके पास नॉलेज रहता है, वो जो बोलता है लोग बोलते हैं वो सही है ना, गलत बोलते ही नहीं है उसको। वो बोल देता है कि यार ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए यार। तो 2-4 दिन को चाय पीना है, उनसे बीड़ी सिगरेट लेना है, बोलेंगे हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं यार, बड़ा बेकार लगता है, ए को ए जैसा नहीं बी ही होना चाहिए था। क्योंकि उनको पता है कि बीड़ी सिगरेट तभी मिलेगा, बीबीसी तभी मिलेगा जब उनका समर्थन करेंगे। वो बोल देगा ये RRR पिक्चर आई है ना यार, इस RRR पिक्चर में अगर जो रामचरण तेजा को लिए हैं, अगर इसके जगह पे आलू अर्जुन को लिए होते
अल्लू अर्जुन, ठीक है, आलू अर्जुन को लिए होते और बढ़िया होता। तो अब उनको लगा कि अगर वो बोल देंगे कि नहीं सलमान भाई को लेते तो और मजा होता, तो बोलेंगे तो उनको बीड़ी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे हाँ भैया आप सही बोल रहे हो यार, वही होता तो बोलता कि झुकेगा नहीं साला तो बड़ा मजा आता, तो वो भी खुश हो गया। राजाओं को देखो, राजाओं के जो पंटर रहते थे ना, रत्न रत्न जिनको बोलते हैं, वो सारे रत्न यही काम करते थे, आके उनकी खूब तारीफ करते थे कि राजा का जो मुखड़ा है वो चांद जैसा है, जो राजा है हमारे जिगर के टुकड़े जैसे हैं, इतना हम उनको प्रेम करते हैं। ऐसा जब बोल देते थे तो राजा बोलता था कि एक काम करो, इसको 1 किलो सोना दे दो। विरोध नहीं करते थे। और विरोध जरूरी है, तारीफ, झूठी तारीफ सही नहीं है, इसलिए सीखना है आपको इतिहास से कि झूठी तारीफ आपको हमेशा बर्बाद कर देगी। जो भी आपका झूठी तारीफ कर रहा है आपको पता चल जाएगा खुद ही कि झूठी तारीफ कर रहा है। अब मान लो अभी इसमें से सृष्टि मुंह नहीं धोई है अभी, और शिवा भाई वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं दीदी आज तो आज चमक रही हो आप, तो उनको सोचना चाहिए अपने मन में कि यार ये मक्खन लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुंह धोई नहीं, मोवेबियन ग्रंथि काम कर रही है आंख में, और चमक कैसे सकती हूं मैं। तो 2 थप्पड़ मार के उनको भगा देना चाहिए, मैं चमक रही हूं ना, भाग यहां से, सही सही नहीं बोल रहा है वो। तो निंदक जरूर चाहिए जो आपकी कमियों को बताए लाइफ में, झूठी तारीफ करे नहीं। बीसी नहीं पता है, एडी नहीं पता है और बोल दो कि नहीं भैया तुम तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, इतिहास में तुम टॉपर हो, पीएचडी, तुम तो इतिहास में पीएचडी करोगे तो टॉपर बन जाओगे वही टॉपर बन जाओगे, तो झूठी बात है। झूठा तारीफ सुन के मुस्कुरा लेना, खुश हो जाना, गदगद हो जाना सही है नहीं। जब भी आपकी कोई झूठी तारीफ करता है तो उससे कन्नी काटो, वो कुछ ना कुछ लेना चाहता है आपसे। राजाओं से जैसे वो सोना लेकर जाते थे ना, कि आपका, और देखे होंगे बहुत सी कहानियां सुने ही हो। टॉपिक पे आओ। तो भाई साहब क्या बोल दिए ल्यूसिपस कि हाँ हाँ भाई साहब सही बोल रहे हैं, डेमोक्रिटिस भाई साहब सही बोल रहे हैं, और ये ऐसा बोल दिए तो इनको मिल गया खैनी, चाय मिल गया, चेला बन गए। तो इन लोगों ने परमाणु के बारे में इनिशियल टाइम में काम किया, लेकिन अब क्या करना है, इसमें लिख रहे हैं निंदक निहरे राखिए। अरे अब मतलब एकदम रहीम और कबीर में मत हो जाओ, समझ गए हो बात को, सब समझ गए। अब देखो क्या करना है, तुम लोग इसके जस्ट नीचे लिखोगे, इन सब लोगों की बात तो हो गई। अब इसके जस्ट नीचे, क्योंकि मेरे पास नीचे नीचे बनाने का जगह नहीं था, आपके पास कॉपी में है, तो आप इन सब के बाद लास्ट में जाके नीचे लिखोगे कि ये विचार दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित थे। आप लिखोगे ये विचार, तो सोच कितनी अच्छी है कि लगभग वैसी चीजें निकल गई। आज बहुत कुछ चीजें जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे पुराने ग्रंथों में कहीं ना कहीं वो बातें किसी न किसी रूप में लिखी हुई हैं। तो कितनी सोच उनकी अच्छी थी। और प्रयोगशाला का तो अभी तक पता चला नहीं कि वो प्रयोग कर रहे थे, दिखाए थे ये बात। ये विचार दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित थे, लिखना है आपको, दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित थे, विचारधाराओं पर आधारित थे। अतः इनको प्रमाणित करने के लिए, इनको प्रमाणित करने के लिए लगभग 18वीं सदी तक किसी का ध्यान नहीं गया। 18वीं सदी तक कोई इस पर सोचा नहीं। एनसीईआरटी भी बोलती है, देख लीजिएगा, 18वीं सदी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही सदी बोल दिया, बहुत से लोगों को सदी से दिक्कत हो जाती है। सदी मतलब होता है 100 साल, 100 साल के समूह को बोलते हैं सदी। और सदी शुरू होती है हमेशा 00 से 99 तक। जैसे कोई पूछता है, जैसे मैं बोला 18वीं सदी, तो ये 1700 से शुरू होगी और 1799 पर खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे 18वीं सदी, गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भैया, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं।
17 के बाद 18 ही आता है ना, तो 18वीं शुरू हो गई है। धीरे 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 18वीं आके यहां खत्म हो जाएगी। जैसे ही 1800 आएगा 19वीं सदी लागू हो गई, और इसलिए अभी कौन सी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। अभी चल रही है कौन सी सदी? 21वीं। लेकिन सन कैसे लिख रहे हैं? 2020। देखो 2000 से ये शुरू हुआ और जाके 2099 पे खत्म हो जाएगा। तो 18वीं सदी तक तो किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। अब 19वीं सदी जब आई, तब एक आ गया विद्वान, उसने बोला कि मेरा दिमाग इधर से गया है। उसने आके बताया कि मेरा दिमाग तो इस पर गया है और किसी का गया न गया। तो लोगों ने बोला क्या गया बता। तो अब इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं। अच्छा, उसके पहले 18वीं सदी तक दिमाग नहीं गया। यहां लिख लो 19वीं सदी, यहां पहले एक लाइन लिख लो। 19वीं सदी में विद्वान, सच कहें तो शिक्षक था, एक टीचर था। ये शिक्षक था, तो विद्वान तो रहेगा ही। शिक्षक ब्रिटेन का एक टीचर था, स्कूल टीचर था। इसने सोचा इस बात को। 19वीं सदी के विद्वान शिक्षक टीचर था ब्रिटेन का, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। अब डाल्टन बोलते हैं, जो भी हो। अब तुम लोग बोलोगे जॉन डाल्टन तुम लोग बोलोगे जॉन डाल्टन, नहीं बोलना है। अगर ऊपर से सुन लेगा तो आ जाएगा नीचे और रात को सपने में बहुत परेशान करेगा। तो जॉन ही बोलना है, जॉन डाल्टन। ये डाल्टन साहब ने बोला कि मुझे समझ में आ गया है और ये एक नया सिद्धांत देंगे। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होगी। हमारी असली कहानी अब शुरू होगी। तो ये नकली नहीं थी, ये भी असली थी। एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत में परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया है और किस ग्रंथ में बताया या किस दर्शन में बताया है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और हमको आराम से ही पढ़ना है, समझते हुए। मैं अंतर विषयक नॉलेज को जोड़कर आपको समझा रहा हूं कैसे पढ़ना है, ऐसे आपको आगे कहानी बढ़ानी है। अगर आप लोग बोले तो मैं इसको मिटा दूं, बोलो भैया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई ना, जितनी बात मैंने यहां बताया है। कहानी शुरू कहां से हुई है? फिल्म पूरी बना रहे हैं बेसिक से, जिससे कि आपको कहानी समझने में तकलीफ ना हो और धीरे धीरे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी आपको दोनों पढ़ ही लेना है। हम यहाँ पे 95% बातें 9th का ही पढ़ेंगे, 10% एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में कभी सरप्राइज ना कर दे। बोर का मॉडल, अफवाह का नियम, ऐसे नियमों से हमको तोड़े नहीं, हमको परेशान ना करे। इसलिए 10% एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। अदरवाइज 90% हमको 9th का ही चीज़ें पढ़ना है। अब एक काम करो, थोड़ा सा नोट डाल लो। हालांकि मैंने आपको ये बात बताया है कई बार, एक नोट डाल लो, फिर उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और नोट मतलब होता है ऐड जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना सीरियल में। तो अभी सीरियल चल रहा था, ऐड आ गया उसमें, और ये ऐड प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, बल्कि आपके समझ को विकसित करने के लिए है। क्या? वो थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दे दिया जाए, क्योंकि बाकी लोग तो काफ़ी इस पे पढ़े ही हैं। जो दर्शन है ना, दर्शन एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। जब भी व्यक्ति दाढ़ी बाल बढ़ा के और थोड़ा फटेहाल हो जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं दार्शनिक हो गया है, क्योंकि उनका काम ही है हर चीज़ पे डाउट करके चीज़ों को सोचना कि ये कैसे बना, वो कैसे, ये क्यों, वो क्यों। तो दर्शन अपने आप में, देखें दर्शन क्या है। हम नहीं जा रहे हैं कि इधर जाएंगे, अगर हम इंग्लिश में जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कि फिलोसफी 2 शब्दों से बना है। फिलोसोफिया, वो सब हम नहीं करेंगे। वो सब बता चुका हूं आप लोगों को मेंस में। डायरेक्ट समझो कि दर्शन एक तो पाश्चात्य दर्शन है, या आप लोगों को थोड़ा बहुत एथिक्स वगैरह में पढ़ोगे भी, पाश्चात्य दर्शन है जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे अभी। और एक है भारतीय दर्शन।
तो भारतीय दर्शन में अगर देखोगे तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। हम बेसिक लेवल पे समझा दे रहा हूं क्योंकि साइंस का लेक्चर है तो डिटेलिंग नहीं करेंगे। भारतीय दर्शन में एक क्या है, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, और दूसरा क्या है, नास्तिक दर्शन। इसको जो बोलते हैं, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जो पढ़ लिए हैं वो माइंड में रिवीजन करें। मैं नहीं बताऊं तब भी, मैं बता रहा हूं लेकिन नहीं बताऊं तब भी रिवाइज कर लेना चाहिए कि यार ये वैशेषिक दर्शन जो बता रहे हैं कणाद, ये दर्शन के प्रणेता कणाद तो मैंने बता दिया, क्या बताए थे क्या नहीं बताए थे, कुछ पढ़े हैं तो दिमाग में रहे। आर्ट एंड कल्चर में भी ये बात आती है, ध्यान रखेंगे। तो आस्तिक दर्शन और दूसरा क्या है, नास्तिक दर्शन। अब बात आती है कि आस्तिक दर्शन क्या है, तो ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, बोलते हैं कि वेद सही हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले दर्शन को मानने वाले जितनी भी विचारधाराएं दर्शन की हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो वेदों की प्रामाणिकता में नहीं मानते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, देख रहे हो, विज्ञान को विज्ञान जैसा पढ़ो ही नहीं, विज्ञान को बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ह्यूमैनिटी वैसा पढ़ो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि वेद हम नहीं मानते हैं, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। भारत में आस्तिक दर्शन भारत में कितने हैं, तो भारत में आस्तिक दर्शन अगर आप देखोगे तो फटाफट दिमाग में रख लो, एक है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। दूसरा क्या है, दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन मैंने आपको आयुष पढ़ाया था, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और योग दर्शन की ही देन है कि सुबह 5 बजे क्लास लग रही थी, या लगेगी ही। सुबह 5 बजे की क्लास का मुख्य कारण क्या था, नेचुरोपैथी, और दूसरा क्या, योग दर्शन। योग पढ़ रहे थे, आयुर्वेद पढ़ रहे थे, उस योग हमारा आयुष में योग को अपनाया गया है स्वस्थ जीवन शैली के लिए, तो उस योग की देन है कि आपकी दिनचर्या कई लोगों की बदल दिया है। जब हमने पढ़ा था टॉप लेवल पर, तो टॉप लेवल पर नहीं पढ़े होते तो नहीं बदलता, बदला कब, जब टॉप लेवल पर पढ़े। एक और है न्याय दर्शन, एक और है, अगर आप लोग जो लोग पढ़ लिए हैं इनके प्रवर्तकों का नाम बताओ मुझे कमेंट में कि इनके प्रवर्तक कौन हैं, इनके प्रणेता कौन माने जाते हैं। न्याय दर्शन, मैं दर्शन आगे नहीं लिख रहा हूं, वैशेषिक दर्शन अभी बता दिया, वैशेषिक दर्शन। और कौन सा है, तो और है, अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो एक और है जिसका नाम क्या है, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। और एक और है जिसका नाम क्या है, वेदांत दर्शन, वेदांत। अरे यार लाइट फिर गई। चलिए, तो इंदौर की बिजली आज बहुत परेशान कर दी हम लोगों को। एक बार फिर से बिजली चली गई, लेकिन बिजली के आने के बाद फिर काम करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। अब हम लोग इस पर ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, आपको बस बता सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, क्या भरोसा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, बताओ। महर्षि कपिल, इसमें कपिल नाम के भी लोग हैं, तो आप अपने आप को मत समझ लीजिएगा कि मैं ही हूँ। महर्षि कपिल। योग का कौन है, पतंजलि, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है, पतंजलि के पहले के लोगों को ही बताया है। न्याय दर्शन के कौन है, प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा, बताओ। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, महर्षि गौतम। वैशेषिक के अभी समझ लिए हो, कणाद। मीमांसा का जो प्रवर्तक हैं इनका नाम लिया जाता है क्या, महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ये नोट के तौर पे थोड़ा आइडिया आपको रहे, महर्षि जैमिनी। और वेदांत का 2 जगहों पे अलग अलग देखेंगे आप, कुछ लोग बोलते हैं बादरायण व्यास, बादरायण व्यास। इन्होंने आग लगाया था और उसको हवा दिया था, उसमें घी डाले थे कौन, शंकराचार्य। तो कई जगहों पे शंकराचार्य भी मिल जाएगा आपको, बस शंकराचार्य घी डाले थे, बादरायण व्यास ने इसको शुरू किया था। नास्तिक वाले कौन है, वेदों को मानते ही नहीं हैं। जब वेदों को नहीं मानते हैं तो इसमें कौन है, बौद्ध दर्शन। पढ़ोगे ही एंशिएंट हिस्ट्री में, हो सकता है प्री वाले भी पढ़ लिए हों। बौद्ध दर्शन बोलता है कि वेद पाखंडी हैं,
वेदों पर विश्वास नहीं करता वो। जैन दर्शन देखोगे, इन लोगों में बड़ा दुख है इन लोगों में बड़ा दुख है। ये लोग बोलते हैं कि जीवन दुख है। अब दुख हो यार, लेकिन अपन दुख नहीं मानेंगे। जीवन को दुख मान के क्यों जिए? इनका दर्शन जब पढ़ोगे ना, आगे पढ़ लिए होगे, तो दुख ही दुख की बात करते हैं ये लोग। पढ़ लेने के बाद ऐसा लगता है कि फांसी लगा लो, इतना दुख बता देते हैं। खैर वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन पढ़ पढ़ के ऐसा हो जाता है कि यार इतना दुख है क्या? ऐसा लगता है कि बैठना भी दुख है, ऐसा लगता है कि सोना भी दुख है ऐसा लगता है खाना भी दुख है, किसी को देखना भी दुख है। ऐसी हालत हो जाती है, हर चीज़ दुख दुख हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सही हैं, अच्छे हैं वो, लेकिन पढ़ते समय ऐसा लगता है अगर समझ ना पाए तो कि यार ये तो दुखमय बना दिया। और इसी में एक और है चारवाक। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि सारा सुख है। चारवाक दर्शन एकदम मस्त दर्शन है। बोलता है कि टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। जाके किसी के घर में चोरी करके लाओ, मैगी खाओ, चिकन खाओ। चारवाक दर्शन इस टाइप का है कि जैसे हर्षवर्धन बोल रहा था कि सर चिकन बनाने का जगह मुझे नहीं मिल रहा है आजकल। मैं उसको बोला कि एक काम करो, एक पिक्चर आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें परेश रावल साहब देखते हो कैसे घुस जाते हैं किसी के घर में। तुम भी आधा किलो लो काली पन्नी में और लेके किसी के घर में घुस जाओ, बोल दो कि हम आपके फूफा के चाचा के लड़के हैं और टाप ले बोलो कि और अभी हम यहीं बना के खाएंगे आज। नहीं माने तो उनको प्रताड़ित तो मत करो, उनको कहीं कुछ इस तरीके से व्यवस्था करो कि शांत हो जाएं, बना के खा के निकल लो। चारवाक इस टाइप की बात करता है। बोलता है कि भले ही ऋण लेके ही घी पीना है, लेकिन पीना है, जिंदगी में सुख ही सुख है, जिंदगी में दुख है ही नहीं। तो बड़ा मज़ेदार दर्शन है ये। इसको भोगी दर्शन बोलते हैं कि भोगी प्रकार का दर्शन है। जो भोग विलास कर रहा है, तो भोग विलास करने के लिए तो पैसा कमा रहे हैं। तुम लोग तैयारी क्यों कर रहे हो कि लाख रुपए 2 लाख कमाएंगे, ऊपर का भी कमाएंगे, तो ऑडी में घूमेंगे। वो एक गाना है ना, काली कार वाला, लेके काली कार, नहीं सुने? तो काली कार लेके घूमोगे, इसलिए तो पढ़ रहे हो। चलो, तो बौद्ध के तो आपको आइडिया है कि गौतम बुद्ध साहब हैं। गौतम बुद्ध को ही माना जाएगा। इसमें महावीर को माना जाता है, लेकिन इनके पहले भी आपको पता है कि बहुत से लोगों का इसमें रहा है। चारवाक के लिए कुछ लोग बोलते हैं बृहस्पति ही हैं, बृहस्पति ही इसके प्रवर्तक हैं। बट चारवाक एक समूह था, कोई एक व्यक्ति नहीं है चारवाक। खैर वो हमारे काम का नहीं है। बात आ गई थी तो मैंने आपको ऐड में थोड़ा बहुत बता दिया कि दर्शन क्या है। दर्शन चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखना ही क्या है, दर्शन है। दर्शन चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखना ही दर्शन है। और मेंस की क्लास में जब योग पढ़ाया था, योग दर्शन, तो वहाँ पे तो काफ़ी कुछ बात किया था। आज इतनी बात जिससे कि प्रीलिम्स या एकदम जो नए बच्चे हैं वो तकलीफ में ना आए, थोड़ा उनको समझ में आए। आर्ट एंड कल्चर में भी इसको पढ़ोगे, मिटाता हूँ। तो एक काम करते हैं यार, आगे की क्लास इसको मिटा दूँ ना, जल्दी भूपू बजाओ। तो इसको मिटा दिया। और अब बात ये करते हैं कि हम लोग 19वीं शताब्दी, अपने ऐड को ख़त्म कर दिया, ऐड को यहीं पे रहने दो, ऐड को यहीं पे रहने दो और आगे बढ़ जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, लंबरघिनी, हाँ वो भी है ना, लंबरघिनी खरीदो और गाना गाओ बढ़िया, जैसे लंबरघिनी में चलता है गाना वाला। अब देखो हमें क्या, 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी में कौन आया प्रमाण देने के लिए? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था, 1808 में आया। और 1808 में जो भाई साहब आए उनका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन साहब ने परमाणुवाद का नया सिद्धांत दिया। परमाणुवाद, परमाणु से संबंधित नया एक सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत क्या था, आज समय नहीं दे रहा है इजाज़त, क्या था फिर हम देखेंगे। इसमें क्या कमियां थी, मेंस में पूछ सकता है, इसमें क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, बेसिक लेवल पे 2-2, 3-3 लाइन
क्या अच्छाई थी, क्या कमी थी। मेंस में यही पूछ लेगा कि डाल्टन के परमाणुवाद की क्या कमियां थीं 6 नंबर में। 3 नंबर में भी पूछ सकता है ज़रा सा लिखने के लिए। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे कहानी बढ़ेगी। इसके लिए आपको अगले लेक्चर में आना पड़ेगा, अगले लेक्चर में जुड़ना पड़ेगा। आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि बिजली कई बार चली गई, कई बार आ गई, नहीं तो आराम से पहुंच गए होते। तो आज जो मैंने टारगेट लिया था वो टारगेट क्लास का पूरा नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। अब हमारे बस में नहीं थी ना बिजली, तो क्या कर सकते हैं भैया। बिजली बिजली मैं बोल रहा हूँ, मतलब विद्युत, करंट, लाइट चली गई तो मैं क्या करूँ। चलो, तो अभी जितनी बातें बताया इतना समझ में आया क्या? होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का पढ़ के आना तुम लोग। जो डाउट रहेगा वो पूछना, फिर आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं फिर बंद करें। एवी ना जाओ छोड़कर कि क्लास अभी हुई नहीं। अरे क्या बात है, तुम लोग धीरे धीरे जुड़ जुड़ कर मुझसे बहुत कुछ सीख लिए हो। रहने दो सारे बहाने, मुझे आके सच बोल दो। हाँ, चलो मिलते हैं हम लोग कल नई क्लास में और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जप नाम। थैंक यू।